इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नगर निगम क्षेत्र से गोवंश को शिफ्ट करने का दिया तुगलकी फरमान। पशुपेश में गौपालक, घर बदले या व्यापार, असमंजस बरकरार, मौन जनप्रतिनिधि। सराफा एसोसिएशन ने भी दिखाई सख्ती, ज्वेलरी शॉप्स पर लगाए नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर। कोरोना काल एसोसिएशन ने दिए कई समाजोपयोगी काम। पूर्व पार्षद और समाज सेवी अजय पोरवाल ने की प्लाज्मा दान की घोषणा। आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा मुहिम की हो रही है चौतरफा प्रशंसा। और कोरोना में खत्म हो पुश्तैनी व्यापार तो बेचनी पड़ रही है सब्जियां। कमाई नहीं होने पर पानी पीकर भूख मिटा रहा है एक कुंभार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गोवंश और गोपालकों पर आई बड़ी परेशानी की। भारतीय संस्कृति और परंपरा में गौ माता को दूसरी मां का दर्जा दिया गया है और गौ सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कहते हैं गौ माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ सेवा करने मात्र से ही भवसागर पार हो जाता है। वेदों पुराणों में भगवान श्री कृष्ण की गौ सेवा की कथाएं भी सभी ने सुनी होंगी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं की उसके अनुसार उनके नामकरण भी हुए और शायद ग्वाला बनकर गौ सेवा करने पर भगवान श्री कृष्ण को धेनु चरैया भी कहा गया और लोग गो पूजन और गौ सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। लेकिन उदयपुर में एक ऐसी स्मार्ट सिटी का निर्माण होने जा रहा है जो ना तो भारतीय संस्कृति समझती है और ना ही गोपालकों का दर्द। सड़क पर घूमते मवेशियों से शहरवासी परेशान है, लेकिन नगर निगम प्रशासन शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने में नाकामयाब ही साबित हुआ। उदयपुर नगर निगम के गौ माता के प्रति अमानवीयता के दृश्य हम फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नगर निगम के डंपिंग यार्ड में गोवंश की दुर्दशा पर सभी जिम्मेदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था और डंपिंग यार्ड के दृश्य ने शहरवासियों को विचलित कर दिया था। उदयपुर नगर निगम ने अब निगम क्षेत्र में गोपालन कर अपना व्यवसाय कर रहे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें लिखा है कि निगम क्षेत्र में गायों को पालकर डेयरी व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा और यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो नगर निगम कार्रवाई करते हुए डेयरी को सीज करने के साथ ही गोधन को भी सीज कर लेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम आयुक्त कमर चौधरी द्वारा शहर के कृष्णपुरा क्षेत्र में कुछ गोपालकों को नोटिस भिजवाए गए हैं, जिसमें 7 दिन में गोवंश को निगम क्षेत्र से बाहर करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में वर्षों से गाय पालकर गुजारा करने वाले परिवारों के लिए निगम का यह फरमान एक मुसीबत बन गया है। जो लोग छोटे स्तर पर 1 या 2 गाय पालकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अब या तो वे अपना घर खाली करते हुए निगम क्षेत्र से बाहर नए घर का निर्माण करते हुए अपना व्यवसाय करें या अपना व्यवसाय ही बंद कर दें। मेरे 3 पशु है जो घर के अंदर ही बंधे रहते हैं और पशु घर के यूज़ के लिए, दूध दही यूज़ के लिए हम यूज़ में लेते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन पहले नगर निगम की टीम के आदमियों ने कहा कि आप अवैध रूप से पशु रख रहे हो और नोटिस पकड़ा के चले गए। क्या है कि 7 दिन के अंदर आप ये जो अवैध रूप से गौ संचालन कर रहे हैं इसको लेके कहीं और चले जाइए। अब ना तो हमारे पास कोई काम धंधा है, ना हमारे पास, लॉकडाउन में मेरी नौकरी भी चली गई है, हमारे पास नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर का खर्चा चलाए तो चलाए कैसे। और 7 दिन के अंदर हम 3 पशुओं को लेके कहाँ सड़क पे जाएं या कहाँ जाएं। ये नगर निगम वाले कहते हैं पूरे मोहल्ले में 25 से 30 जने गाय रखते हैं, केवल 4 जनों को नोटिस दे दिया इन्होंने और बाकी जनों को नोटिस नहीं दिया है, तो केवल 4 जने ही पशु रख रहे हैं क्या। जबकि हम अपने पशुओं को बाहर भी नहीं खोलते हैं। हम तो खुद पक्ष में हैं नगर निगम के कि अगर हमारे पशु अवैध रूप से अगर बाहर घूमते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप उनको पकड़ के ले जाइए, बाद में छोड़िए ही मत। हम तो ये कहते हैं कि छोड़िए ही मत उनको। पर जो घर के अंदर बंधे हुए हैं अब उनको हम लेके कहाँ जाए। हम तो नहीं, मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा था कि मेरे पार्षद महोदय से मैं बात करके, पहले मैं पार्षद महोदय से बात करता हूँ फिर उसके बाद ले लूँगा। तो उसने कहा कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, ये तो है। मैंने कहा कि सर मैं एक बार पार्षद महोदय से तो बात कर लूँ। ये नहीं लिया तो वो मेरे घर के बाहर चिपका के चले गए नोटिस को। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि हम तो केवल घर के यूज़ के लिए यूज़ में ले रहे हैं गायों को। अब हम नगर निगम में हमारे बाप दादा ने भी गाय रखी और उस समय से गाय रख रहे हैं। हम तो गोपालक है और काफ़ी समय से, मेरी पूरी पैदाइश, मैं आज 36 साल का हूँ। 36 साल में हमने तो हमारे घर में गाय भैंसे ही देखी है और हम अभी से नहीं रख रहे हैं। हमारे 3 पीढ़ियाँ हो गई है जो गाय पशुओं को रख रही है।
तो हम अवैध रूप से क्या कर रहे हैं। और मैं सन 75 से इसी मोहल्ले में रहता हूँ और हमारा मेन काम है पशु पालने का, दूध का धंधा है हमारा। 5-6 गाय मैंने रख रखी है। कोई गायें हमारी बाहर सिटी में घूमती नहीं है। बड़ी बड़ी डेयरियाँ CPS के पास में है, मोहन जोधपुर डेयरी है, बड़ी बड़ी इन डेयरियों वालों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारे को पूरे मोहल्ले में 25 पशुपालक, हम इस अलीपुरा 67 वार्ड नंबर 67 में रहते हैं। 4 पशुपालकों को ओनली इन लोग नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया। 7 दिवस के अंदर अपने जानवर सिटी से बाहर कहीं ले जाकर शिफ्ट करो। अब हमारे पास सिटी से बाहर कहीं जगह है नहीं, हम कहाँ ले जाएंगे जानवरों को। और हमारा मेन धंधा यही है, बेरोजगार है, कुछ काम धंधा है नहीं, नौकरी है नहीं हमारे पास। निगम ये कहती है कि जो ये पशु आप पालते हो ये सड़कों पे घूमते हैं, इस वजह से शायद इस तरह का नोटिस आप लोगों को। लावारी जानवर पकड़ो, हम नगर निगम का हम सपोर्ट करते हैं। लावारी जानवर हमारे अगर घूमते हैं उनको पकड़ो नगर निगम, रात को पकड़ के ले जाओ, हमारे मोहल्ले में भेजो, गाड़ी भेजो, पकड़ के ले जाओ। हमारे कोई जानवर बाहर नहीं घूमते रोड पे। इस बारे में आपने आपके पार्षद को बताया क्या? हमने पार्षद महोदय को भी सूचित किया था इस बारे में। पार्षद महोदय ने हमको ये बोला था मैं नगर निगम में बात करूंगी सभापति जी से। तो देखा आपने किस तरह से उदयपुर प्रशासन का ये फरमान गो सेवकों के लिए एक आफत बनकर सामने आया है। ये फरमान सिर्फ छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले लोगों को ही सुनाया गया है। बड़े डेयरी संचालकों या रसूखदारों तक अभी तक कोई नोटिस नहीं पहुंचा है। जिसने नोटिस रिसीव किया उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और जिसने नोटिस लेने से मना कर दिया उसके घर के बाहर निगम के अधिकारियों द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया है। निगम द्वारा दिए जा रहे इन नोटिस में एक दिलचस्प बात यह है कि जिस क्षेत्र में नोटिस दिए गए हैं वहां के क्षेत्रीय पार्षद को इसकी जानकारी तक नहीं है। शहर के वार्ड 67 की पार्षद कुसुम पवार ने बताया कि निगम द्वारा ये नोटिस कब दिए गए इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। साथ ही आश्वासन दिलाया कि गौ पालकों को हो रही इस समस्या के लिए नगर निगम आयुक्त को लिखित में लेटर दिया जाएगा। पशुपालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। मैं यही कहना चाहूँगी, मैं उस दिन वार्ड में घूम रही थी लेकिन जमादार जी ने आए मेरे पास लेकिन कुछ बताया नहीं क्या है। फिर शाम को ये सब आए मेरे पास में पशुपालन वाले कि हमें नोटिस मिला। तो मैंने कहा किस चीज़ का मिला नोटिस आपको? कि हम लोग गाय रखते हैं इसलिए हमें नोटिस मिला। फिर मैंने देखा पढ़ा तो उसमें ये सिर्फ 4 लोगों के ही नोटिस मिले और यहाँ पे कम से कम 20-25 लोग आ गए तो उन लोगों को किसको भी नोटिस नहीं मिला। और जो गाय बाहर छोड़ते सड़क पे ना उसको नोटिस मिला। और ये लोग तो अंदर ही रखते हो, इनकी रोजी रोटी इससे चलती है। तो 2-2 गाय, ज़्यादा गाय भी नहीं इन लोगों के पास में। तो मतलब नोटिस दे तो पार्षद को तो पहले बताना चाहिए कि हम इस तरह से नोटिस दे रहे हैं। तो नोटिस मिला आपकी जानकारी में? नहीं, बिल्कुल मुझे जमादार जी किसी ने नहीं बताया कि हम नगर निगम से मेरे पास आया कि हम ये नोटिस भेज रहे। तो मुझे कोई आइडिया नहीं। तो रात के समय ये सब आया कि इस तरह से नोटिस आया। तो मैंने देखा तो मैंने कहा चलो मैं कार्रवाई। फिर मैंने पूछा जमादार को बुलाया, मैं क्या किस बात का नोटिस कि जिसने है ना ये गाय रखी उसके। तो मैं कहा किस किस को दिया? कि सिर्फ 4 जनों को दिया। मैं गलत बात है, जिसके 2-2 गाय उसको तुमने नोटिस दिया, जिसकी इतनी गाय और लावारिस घूमती है उसको आपने नहीं दिया। कि वो प्रोसेस अभी चल रहा है, यही बताया उन्होंने। वार्ड में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी तरफ नगर निगम का ध्यान नहीं है और जो लोग इसको पाल के अपना घर चला रहे हैं उनका अगर गायों को ये ले जाएंगे या इनकी डेयरी बंद कराएंगे तो ये व्यापार कैसे करेंगे? नहीं, सही बात है। इन्हों की रोजी रोटी, और अभी तो कोरोना की वजह से सबके धंधे भी बंद है तो इन्हों की रोजी रोटी इससे ही चलती है। और ये तो यादव समाज में तो इससे, मीणा समाज में कितने सालों से ये इससे रोजी रोटी इन्हों की इससे ही चल रही है। तो ये तो गलत बात है। और गोपालक है सब, तो इन लोगों को पहले एज पार्षद को भी तो बताना चाहिए ना ये प्रॉब्लम हो रही, तो मैं उसको आगे बताती क्या है क्या नहीं। तो ये तो गलत ही बात हुई ना। लोग तो ये भी कह रहे नगर निगम के अगर हमें कहीं बाहर जगह देते हैं तो हम लोग वहाँ जाने को तैयार है, हम वहाँ करें। लेकिन 2 गाय को लेके कहाँ जाएंगे? जिसके 25-30 गाय वो लेके जाए तो समझ में आए ना। 1-2 गाय वाले तो कहाँ लेके जाएंगे? लेक सिटी में कोविड के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। सरकार की ओर से भी नो मास्क नो एंट्री का अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में अब शहर के लोगों में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर सराफा एसोसिएशन की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान का आगाज किया गया। इस अवसर पर स्टिकर का विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। विमोचन के बाद दुकानों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर चस्पा किए गए। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आचुलिया ने बताया कि आगामी दिनों में त्योहारी सीजन आने वाला है। ऐसे में बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ती है, लेकिन कोविड के संक्रमण से बचाव भी जरूरी है। इसके लिए जब तक इस महामारी का कोई वैक्सीन नहीं आता है तब तक मास्क ही बचाव है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब सभी को नो मास्क नो एंट्री की पालना करनी होगी। वहीं इस मौके पर एसोसिएशन के महामंत्री प्रकाश सिंघवी ने बताया कि कोविड की शुरुआत से ही श्री आंचलिया द्वारा लोगों और व्यापारियों में जागरूकता बढ़ाने का काम किया गया है, जो कि सराहनीय कदम है। ऐसे में अब सभी व्यापारियों और आमजन को इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। विगत कुछ दिनों से उदयपुर शहर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है।
इसको ध्यान में रखते हुए सराफा एसोसिएशन ने निर्णय किया कि हम सारे व्यापारियों को उनकी शॉप पर एक स्टिकर बनवाया हमने, नो मास्क नो एंट्री। अभी हमारे सारे पदाधिकारियों ने इसका विमोचन किया है पोस्टर का, और ये लगभग उदयपुर शहर में 700-800 जो भी ज्वेलर हैं उनके सबकी दुकानों पर ये पोस्टर लगेगा, नो मास्क नो एंट्री का। और सभी व्यापारियों ने ये निश्चित किया है कि हम भी मास्क लगा के रखेंगे और आने वाले ग्राहक भी बिना मास्क हम हमारी दुकान पे या हमारे प्रतिष्ठान या हमारे शोरूम पर हम उनको प्रवेश नहीं देंगे। इसी मुहिम में आज ये शुरू किया है, और जैसा कि राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की भी यही गाइडलाइन है कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक मास्क ही एक अपने आप में एक वैक्सीन का काम कर रहा है। और उदयपुर कलेक्टर श्रीमान चेतन जी देवड़ा ने भी ये कहा है कि आप सभी मास्क लगा के रखें और बिना मास्क कोई भी अपने प्रतिष्ठान में कोई भी लेन देन नहीं करें। इसी कल से मार्केट अब शुरू होने जा रहा है। मार्केट अभी रेगुलर शुरू हो गया है, 7 दिन खुला रहेगा। और नवरात्रि और दिवाली को देखते हुए हमने मतलब सभी व्यापारियों ने, सभी शोरूम वालों ने एक लेटेस्ट डिज़ाइनों का कलेक्शन किया है, और एक अच्छी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में अच्छी ग्राहकी हो, इसके लिए ही हमने ये कदम उठाया है कि अगर ये 10-15 दिन अगर ये हम बहुत स्ट्रिक्टली इसकी पालना करते हैं अगर हमारे बाज़ार में और हमारे व्यापारी, तो निश्चित रूप से कोरोना के जो पेशेंट हैं उनमें कमी आएगी। बचाव ही इलाज है, इसी के अंतर्गत आह्वान किया जा रहा है। और हमारे सराफा एसोसिएशन उदयपुर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय यशवंत जी आंचलिया ने एक पहल की है और जन जागृति के अंतर्गत एक पोस्टर बनवाया है, नो मास्क नो एंट्री, जिससे जन जागरण होगा। और सराफा एसोसिएशन उदयपुर के सभी व्यापारी अपने दुकान पर इस पोस्टर को लगाएंगे, जिससे जनता में जागृति आएगी। और साथ ही हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा विभिन्न माध्यमों से हमेशा जागृत किया जाता है कि हमें बचाव ही उपचार के अंतर्गत जब तक वैक्सीन नहीं आता है, वैक्सीन के रूप में मास्क का ही हमें उपयोग करना है, और हमें भी बचना है और आम जनता को भी बचाना है, हमारे ग्राहकों को भी बचाना है। सराफा एसोसिएशन की यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय यशवंत जी आंचलिया के नेतृत्व में यह पहल निश्चित रूप से कामयाब होगी, हम सफल होंगे और इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में हमेशा विजयी रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा ये सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये संक्रमितों के जीवन को बचाने का मकसद है, और हमारा ये मकसद तभी सफल हो पाएगा जब कोरोना को जीत चुका शख्स अपना प्लाज्मा दान करेगा। आइए आगे बढ़िए और प्लाज्मा दान कीजिए। जैसे मौत के मुंह से निकलकर स्वस्थ हुए पूर्व पार्षद और समाजसेवी अजय पोरवाल ने घोषणा की है, जिन्होंने प्लाज्मा शरीर में जाने के बाद ही इस जंग को जीता है। श्री पोरवाल ने लॉकडाउन के समय से ही जरूरतमंदों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी सेवा के चलते वे खुद भी संक्रमित हो गए। निजी हॉस्पिटल से इलाज करवाने के बाद अब पोरवाल ही पूरी तरह ठीक हैं और अब प्लाज्मा डोनेट करने का मानस बना चुके हैं। आइए दिखाते हैं पोरवाल जी के संक्रमित होने से ठीक होने की कहानी उन्हीं की जुबानी। उदयपुर न्यूज़ में आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां एक ओर कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ रखी है, वहीं बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स ऐसे आगे आए जिन्होंने मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हीं हैंड्स में से एक है अजय पोरवाल जी। निमोनिया के बाद कोरोना से लड़ते हुए ये निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने गए और अब ठीक होकर अपने काम पर वापस आ चुके हैं। आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। नमस्कार, मैं पिछले 3 सितंबर को कोरोना का संक्रमित पॉजिटिव आया था, और मेरे पॉजिटिव आते ही मेरे को सरकार के जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को पूछा कि आप घर पे आइसोलेशन रहेंगे या हॉस्पिटल में रहेंगे। तो उन्होंने ही सलाह दी कि आप घर पे आइसोलेट हो जाओ। फिर मेरे व्यक्तिगत कोई मित्र थे डॉक्टर, उन्होंने दवाइयाँ भेजी और मैं घर पे आइसोलेट था। उन्होंने 5 दिन का जो कोर्स दिया था, उस कोर्स के अंदर मैंने 5 दिन का कोर्स लिया। उसके बाद 6ठे दिन और 7वें दिन मेरे को बुखार की शिकायत हुई। मैंने फिर मेरे मित्र को पूछा, उन्होंने एक दवाई दी, पर उसके बाद मैं अमेरिकन हॉस्पिटल में बताने गया, उन्होंने वहाँ मेरे को भर्ती कर दिया। 4 दिन तक अमेरिकन हॉस्पिटल भटजी की बाड़ी में मैं भर्ती रहा, और उन्होंने मेरे को 13 तारीख को डिस्चार्ज हॉस्पिटल से किया।
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते ही जब मैं गया तो मेरी घर की 2 सीढ़ी जो मैं जहाँ आइसोलेट जिस कमरे में था वहाँ 2 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था। पहली सीढ़ी चढ़ी तो मेरे को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और सेकंड सीढ़ी जब चढ़ा मैं तो मेरे को सांस लेने में ज़बरदस्त प्रॉब्लम हुई। और वो 13 तारीख की जो शाम थी और 14 तारीख की रात थी, मैंने बहुत मुश्किल से निकाली। 14 तारीख सवेरे में वापस GVH अमेरिकन हॉस्पिटल गया 10 बजे। उन्होंने मेरा 12-1 बजे इलाज शुरू किया, पर वहाँ पे जो एक्सरे लिया है, CT स्कैन किया, उसमें मेरे लंग्स में सारे इन्फेक्शन आ गए थे। तो मेरे परिवार के जो लोग थे, मेरे जो मित्र थे डॉक्टर, उन्होंने कहा भाई अपन यहाँ पे इलाज कराएंगे तो परेशानी होगी। मेरे मित्रों ने और मेरे परिवार के लोगों ने अहमदाबाद ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ मेरा 7-8 दिन इलाज चला और यहाँ पे अमेरिकन हॉस्पिटल के 2-3 डॉक्टर ने व्यक्तिगत रूप से मेरे परिजनों को कह दिया था कि इस जो कंडीशन है आज की तारीख में इस मरीज की, उसमें 50% चांस है। पर मैं उनको अहमदाबाद की ग्लोबल हॉस्पिटल के मुनीर शाह को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जिस ढंग से मेरा इलाज किया और मैं आज आपके सामने 20 दिन के बाद तैयार हूँ। पर आज मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ कि उदयपुर न्यूज़ ने जो कार्यक्रम चालू किया कि आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा, मैं अपील करता हूँ कि जो भी आदमी मेरे जैसे आया है, पॉजिटिव आया और नेगेटिव हुआ है, उदयपुर में करीब 2-3 हज़ार लोग पॉजिटिव आए हैं, उसमें से अगर 1,000 लोग ही अपना प्लाज्मा दान दे देंगे तो 2 आदमी की जान बचा सकता है। मैं आपसे उन लोगों से अपील कर रहा हूँ यहाँ से कि वो लोग प्लाज्मा दान देने के लिए आगे आवें और कम से कम 2-3 हज़ार लोगों का इलाज संभव हो और 2-3 हज़ार लोगों का जीवन का रक्षक बने। इस तरह से अगर चेन चालू हो गई तो उदयपुर के अंदर कोरोना अपने आप खात्मा हो जाएगा। धन्यवाद। सर, आप प्लाज्मा की अहमियत बखूबी जानते हैं। आप खुद उस जंग से लड़कर आए हैं, जीता है आपने कोरोना पर। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी कोरोना से संक्रमित है या जिनकी हालत क्रिटिकल है? मैं सबसे पहले उदयपुर के सारे लोगों को जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनसे एक अपील करता हूं कि किसी भी हालत में आप पॉजिटिव आवें, आप अपने लोकल सरकारी चिकित्सक को या अपने कॉन्फिडेंशियल के चिकित्सक को ज़रूर बताएं। और एक बार सरकार ने जो कोविड का जहां इलाज हो रहा है, EAC हॉस्पिटल जो भी उन्होंने सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ पे ज़रूर जावें, दवाई ज़रूर लेवें। क्योंकि जो गलती मैंने की है, मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, जो गलती मैंने की, होम क्वारंटाइन हो गया। अगर मैं पहले दिन से EAC हॉस्पिटल चला जाता, कहीं भी चला जाता, तो मेरे को इतनी परेशानी नहीं होती। जो संक्रमित हो गए हैं वो बिल्कुल निसंकोच होकर घर पे नहीं रहें, कम से कम एक बार चिकित्सक से सलाह लें। उनको अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो EAC हॉस्पिटल या सरकार के जो खोल रखे हैं सेंटर, वहाँ पे ज़रूर जावें। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो संक्रमित नहीं हुए हैं और जो खुले में घूम रहे हैं, अभी भी लापरवाह हैं या उनको मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे? मैं उदयपुर की सारी जनता से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, अपील करना चाह रहा हूँ कि जो बीमारी है, जो इस चीज़ में जिस दौर से गुजरा हूँ और मुझे जो लगा है कि आप कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के घूमें और हाथ अपन साबुन से बराबर धोएं। इससे कोरोना आपके परिवार में नहीं आएगा और इस बीमारी को दूर करेगा। और आपको एक और बता दूं, मैं भी अभी 12 दिन हुए हैं मेरे को वहाँ से आए हुए। मैं भी जब 50 दिन जो पूरे हो जाएंगे जो सरकारी नॉर्म्स है, उसके बाद प्लाज्मा किसी भी हालत में दान दूंगा जिससे 2 जनों की जान बच सके। सर, हमारे व्यूअर्स को अपना ब्लड ग्रुप बता दीजिए जिनको ज़रूरत पड़े आपके प्लाज्मा की। मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। ठीक है। ये थे अजय पोरवाल जी, जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट करने का मानस बना चुके हैं। अब आपकी बारी है। जिसने बरपाया है महामारी का कहर, तोड़कर रख देंगे उसकी कमर। फिर टूटी हुई चेन को जोड़ना है, बदले रिश्तों का रुख मोड़ना है। संक्रमण को हरा चुके योद्धाओं, एक हो जाओ। संक्रमितों की टूटती सांसों के मददगार बन जाओ। जिंदगी की जंग जीती, अब दूसरों को भी लड़ना सिखाओ। मौत की दहलीज पर खड़े परिवारों को है इंतजार। उठो, जागो और आगे बढ़ जाओ। आपका प्लाज्मा देगा 2 लोगों को जीवन दान। कोशिश करके देखो, होगा सबसे बड़ा महादान। कोरोना के अहंकार को हारना ही होगा। इस दशहरे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ कोरोना को जलना ही होगा।
आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। उदयपुर के पारस जेके हॉस्पिटल में कुछ दिनों पूर्व हुए एक मरीज के देहांत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि हॉस्पिटल के मुख्य द्वार को भी बंद करना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद संबंधित थाना पुलिस भी मौके पर आई और परिजनों को समझाइश का प्रयास किया था। परिजनों का आरोप था कि मरीज की तबीयत को लेकर हॉस्पिटल द्वारा लगातार गुमराह किया गया। यदि समय पर मरीज की स्थिति की सही जानकारी परिजनों को मिल जाती तो उन्हें अहमदाबाद ले जाकर उच्च स्तरीय चिकित्सा दिलवाकर बचाया जा सकता था। वहीं इस प्रकरण में सुखेर थाने में भी रिपोर्ट दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से असंतुष्ट परिजन शुक्रवार को उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर के सामने पेश हुए और न्याय की गुहार लगाई। मृतक की बेटी ने बताया कि उनके पिता के स्वास्थ्य में पहले सुधार हो रहा था, जिसकी जानकारी परिजनों को थी, लेकिन अचानक तकलीफ होने लगी। इस पर जब डॉक्टर से बात की गई तो उन्हें कहा कि दवाई के ओवरडोज से ऐसा होना मुमकिन है और उन्हें घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर्स के खिलाफ ऐसे कई आरोप लगाते हुए बेटी ने कहा कि इसी लापरवाही की वजह से उसने अपने पिता को खोया है। मेरे पिताजी सुरेश जी बागड़ी, उनको जेके फोर्टिस में मैंने एडमिट करवाया था। जेके पारस हॉस्पिटल में मैंने एडमिट कराया था 10 तारीख को। उस 4 तारीख को उनकी डेथ हो गई है। उसके रहते यहाँ पर मैं ज्ञापन देने आई हूँ सर को, ताकि मेरे पापा के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उन लोगों ने केस बिगाड़ा है जेके पारस हॉस्पिटल में, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत लापरवाही उसमें करी है। उस केस में डॉक्टर्स ने बिल्कुल केयर नहीं करी थी। मैंने मेरे फादर को 10 तारीख में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। सिर्फ मैं सर के पास उनके शुगर की टैबलेट्स लिखवाने गई थी। सर ने मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल थे। सर ने कहा इंसुलिन से उनके शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, आप आईसीयू में एडमिट कराओ। हम लोग डर गए थे ऐसी कोई दिक्कत है, तभी सर आईसीयू में एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमने आईसीयू में एडमिट कराया। 4 से 5 दिन मेरे फादर बहुत अच्छे से रहे, वहाँ पे वॉक करते थे, विदाउट किसी चीज़ से रहे, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से सब कुछ रहा। उसमें इनिशियल लेवल पे इन लोगों ने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया था। शायद उसी वजह से फादर अच्छा कंफर्टेबल कर रहे थे, पता नहीं कहीं क्या हुआ। फिर फादर मैं मिलने गई तो पापा बता रहे थे कि इन लोगों ने मुझे सही से टैबलेट्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, नर्सेस टैबलेट्स लेके ऐसे ही चली जाती है, डॉक्टर्स भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं मॉर्निंग में कुछ चीज़ मांग रहा हूँ तो वो दिन में आ रही है। ऐसे करते करते 7वां दिन आया तो पापा को वाईकेप पे ले लिया इन लोगों ने। 12 बजे से 2 बजे तक वाईकेप लगता था मैम। फिर एक दिन 2.5 से 3 घंटे वाईकेप इन लोगों ने एक्स्ट्रा लगा दिया। उस वाईकेप की वजह से मेरे पापा को घबराहट होने लग गई। फिर उन्होंने 6 बजे हम लोगों को कॉल किया, 6 साढ़े 6 बजे, मुझे घबराहट हो रही है, कुछ करो, डॉक्टर से बात करो। तो हम भी बार बार कोरोना वार्ड में नहीं जा सकते थे, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब मेरे पापा को घबराहट हो रही है, आप कुछ करवाइए, वहाँ पे मेडिसिन दिलवाइए। तो बोले मेडिसिन के किसी ओवरडोज की वजह से घबराहट हो रही होगी, मैं 11:30 बजे राउंड पे जाऊँगा तब देखूँगा। तो मेरे पापा का बार बार कॉल आने पर मैंने मेरे भैया को भेजा। तो इसने 6-7 बार डॉक्टर से, वहाँ पे जो भी डॉक्टर अवेलेबल थे उनसे कन्विंस किया कि आप मेरे पापा को एक बार देख लो, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने दबाव लगा के बोला, तो बोला ठीक है हम ईसीजी करते हैं। जब ईसीजी करे तो मेरे पापा को मेजर अटैक आया। अटैक आते हम फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि हम शिफ्टिंग करेंगे, अहमदाबाद जाएंगे। तब डॉक्टर ने हमें बहुत बुरी तरह से डरा दिया था कि आप शिफ्टिंग करोगे, सारी जिम्मेदारी आपकी है, जान बचने का कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम 72 घंटे का यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तब हमने सोचा ठीक है ये सर बोल रहे तो सही है, उन पे विश्वास करते गए। हम ऑब्जर्वेशन में रखा। पापा को जब 72 घंटे के बाद पता चला कि हार्ट अटैक तो चलो नॉर्मल हो गया है, उसके बाद 100% ऑक्सीजन पे 2 दिन तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। हम डॉक्टर साहब के पास रोज़ जाते हैं, डॉक्टर साहब एक ही बात बोलते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो हमने फिर डिसाइड किया हमें जाना ही है अपोलो। तो सर हमें रोज़ डराते थे कि अगर आप हॉस्पिटल जाओ, कहीं और शिफ्टिंग करते हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपके फादर की कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि आप ऊपर से नीचे उतार सको। इसके बाद भी मेरे पापा 14 दिन तक वहाँ रहे। हम रोज़ डॉक्टर से यही डिस्कस कर, एंड में जब 3 दिन काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर ने बोल दिया था कि इंसान के पास 10 मिनट भी नहीं है और 1 घंटा भी नहीं है, तो हमने बोला हम हमारी जिम्मेदारी पे हमारे फादर को लेके जाएंगे, जो भी होगा हमारी जिम्मेदारी है। तब भी सर ने बोला कि नहीं, आप हमारी मर्जी से यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। जब तक आप, उन्होंने समथिंग 11.25 लाख का बिल बना दिया था, 4.5 लाख के आसपास हम जमा करा चुके थे। वहाँ से फ़ोन आने लग गए कि अगर तुम बिल जमा नहीं कराते हो तो हम तुम्हारे पापा का इलाज नहीं करेंगे। हमने कहा सर हम कल जमा करा देंगे, आप थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट दो हमको, कि कल से आपके पापा की टैबलेट बंद कर देंगे, आप बाज़ार से ला के जमा कराना। तो मेरा भाई वापस पेमेंट जमा कराने गया, सब किया। उसके बाद भी डॉक्टर यही बोलते कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। हमने कहा नहीं है तो हम अपोलो ले जाना चाहेंगे। उन लोगों ने जब मेरे पापा को वेंटिलेटर पर रखा 23 तारीख को, उस रात 22
22 तारीख को पापा ने हमसे बहुत अच्छे से बात करी थी। 9:45-11 बजे तक हम लोगों से बात करी। सुबह वापस पापा को कॉल किया, पापा ने कॉल नहीं अटेंड किया। उन्होंने हमारे जाने से पहले ही पापा को बेहोश कर दिया था। और स्पेशली फ़ोन आता है वहाँ से कि किसी लेडीज़ को ऊपर भेजना, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद पापा का कुछ काम होगा, इस वजह से लेडीज़ को बुला रहे। तो मम्मी ऊपर गई, तो मम्मी को तो इतना समझ पड़ती नहीं है सर, ना उनको इतना पढ़े लिखे हैं वो, तो उनसे सिग्नेचर करवा दिए उन्होंने, स्पेशली लेडीज़ को बुला के, और उनको वेंटिलेटर पे ले लिया पापा को। पापा को वेंटिलेटर पे लेने से पहले हम लोगों से ना बात करने दी, ना उनकी कंडीशन देखने दी। मम्मी को भी अंदर नहीं जाने दिया, सिर्फ साइन करके बाहर से ही निकाल दिया। सर उनको बेहोश किया, कुछ भी किया। पापा बहुत, मेरे को नहीं लगता कि मेरे पापा वेंटिलेटर पे जाने की कंडीशन में थे, क्योंकि उन्होंने रात को बहुत अच्छे से मेरे अंकल को फ़ोन किया, हमें फ़ोन किया, वीडियो कॉल की। उस रात 4 बजे 3 बजे डॉक्टर को कॉल करके मेरे पापा कुल मिला के वाईकेएफ से बहुत परेशान होते थे, इसलिए डॉक्टर ने लापरवाही और इनकी जिम्मेदारी ना निभाने के लिए इन्होंने वेंटिलेटर पर लिया कि ये इंसान हमें वाईकेएफ के लिए बार बार परेशान कर रहे हैं। और जब भी हम जाते हैं हमसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाते थे। हम बोलते थे सर ब्लैंक पेपर पर साइन क्यों करवाते हो, तो बोलते डॉक्टर साहब आएंगे तब तक आप वेट करोगे क्या, मरीज़ को कुछ भी हो सकता है, साइन करना हो तो करो, नहीं तो हमारे ऊपर नहीं है इलाज करना। इस तरह से हमें प्रताड़ित करते थे। जब मैं रोज़ डेली पापा का बिल आता था, कभी 90,000 कभी 1,10,000, तो हम सर से पूछते थे सर इतना बिल आ रहा है आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, हमें आगे सर से डिस्कस करना है। जयपुर में हमारे फैमिली डॉक्टर है MR सर, लंग्स के स्पेशलिस्ट, तो मैं उनसे सर से एक्सरे मांगती थी, सर मुझे एक्सरे दो, मुझे आगे भेजने, कि हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है, ना तो हम शिफ्टिंग अभी करने देंगे आपको, ना हमारा ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। मेरा हाथ काट के आपको दूंगा क्या? अगर आपको अहमदाबाद ही ले जाना था, आपकी औकात नहीं थी हमारी हॉस्पिटल में आने की, तो आपने यहाँ पे क्यों एडमिट कराया, पहले ही अहमदाबाद ले जाते। हम इस तरह से मरीज को नहीं जाने देंगे, हमारे हाथ में वो क्या करना क्या नहीं करना। हमने लास्ट तक शिफ्टिंग की बहुत हाथाजोड़ी करी, डॉक्टर ने हमें शिफ्टिंग नहीं करने दी, हमेशा डरा के रखा, क्योंकि सर अगर हम हमें ज़बरदस्ती से शिफ्टिंग कर भी देते तो मेरे पापा को इतना ऑक्सीजन चढ़ा हुआ था कि वो ऑक्सीजन कुछ अवेलेबल नहीं कराते तो हमें ज़्यादा दिक्कत होती, इसलिए हम उन पर डिपेंड थे। सर उन्होंने हमारे साथ बहुत केयरलेस करी, बहुत अन्याय किया, लापरवाही की वजह से मेरे पापा की हालत इतनी ख़राब हुई, वरना मेरे पापा को कोरोना के कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे। डॉक्टर ने खुद ही 5वें दिन आके बाहर बोल दिया था कि आपके फादर को कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको 7th डे अपन डिस्चार्ज कर देंगे। पर सर पता नहीं उन्होंने इतनी लापरवाही करके मेरे फादर को हमने इस वजह से खो दिया। सर बस जो मेरी फैमिली के साथ, मेरे परिवार, मेरे भाई दादी, मेरे सबके साथ, हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और के परिवार के साथ ना हो। सर मैं यही चाहती हूँ JK पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो और कोई परिवार हमारी तरह अपने पिताजी को ना खोए और सबको न्याय मिले। सर थैंक यू। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ की ओर से उत्तर प्रदेश की मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द हाथरस में दलित लड़की से साथ हुई दरिंदगी मामले पर सरकार से कार्रवाई कर मृतका के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई दरिंदगी से आहत राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ द्वारा पीड़िता के परिजनों को पुनर्वास एवं उनके सामाजिक कल्याण के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सदस्य को राजकीय सेवा में नौकरी दी जाए। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था और आरोपियों को पाबंद किया जाए व शहरी क्षेत्र में सरकार की तरफ से निःशुल्क आवास आवंटित किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने मांगे स्वीकार नहीं होने पर आगामी समय में संगठन द्वारा सफाई व्यवस्था ठप करते हुए उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज की मनीषा के साथ में जो घटना हुई है, पूरा देश और पूरा देश का वाल्मीकि समाज जो करीब 4-5 करोड़ लोग जो है हमारे निवास करते हैं, वो आज की तारीख में उद्वेलित है। 14 तारीख के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है, आप सभी को मालूम है। और इस घटना को लेकर के वाल्मीकि समाज की इस बहन के साथ जो घटना हुई है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार तरह तरह की इस तरह की बात की जा रही है। आज भी अखबार में आया, पूरा परिवार इस घटना को लेकर के प्रताड़ित है, किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा है। और तो और उसकी लाश को रात को 2:30 बजे जला करके सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में करीब 1 करोड़ लोग हैं और पूरे देश के अंदर 4-5 करोड़ लोग वाल्मीकि समाज के हैं जो हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं और मानते आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को साबित कर दिया है कि हम सनातन धर्म के लोग नहीं हैं, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर
रात्रि के अंदर किसी भी शव को नहीं जलाया जाता है। लेकिन यूपी की सरकार ने रात को 2:30 बजे मनीषा के उस शव को जला करके ये साबित कर दिया कि आप लोग हिंदू नहीं हैं। ये शर्मनाक घटना है। वो लोग तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं और हमारे लोगों को जो है इस तरह से प्रताड़ित करके हमारे अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मनीषा के हत्यारों को खुलेआम फांसी दी जानी चाहिए। जिस तरह से 2012 के अंदर दिल्ली में जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरा देश विचलित हो गया था, तमाम लोग सड़कों पे आ गए थे। आज चूंकि मनीषा वाल्मीकि समाज की है, छोटी जाति की है, इसलिए केवल मात्र वाल्मीकि समाज के लोग इसका आंदोलन कर रहे हैं। आपने कैसे किया विरोध? आज विरोध कैसे किया आपने? आज कैसे विरोध किया आपने? आज हम इस बात का लेकर के विरोध कर रहे हैं। हम जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन भेजा है। हम नहीं चाहते हैं कि नगर ही नहीं पूरे देश के अंदर सफाई की व्यवस्था ठप हो। अगर हमारे को न्याय नहीं मिला तो पूरा देश सफाई के कार्य का बहिष्कार करेगा और जब तक करेगा तब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। उदयपुर से सटे रामा गांव के समीप पराया की भागल के आबादी क्षेत्र में पैंथर ने आतंक मचा रखा है। गुरुवार रात को भी एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पैंथर श्वानों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। ये पैंथर वार्ड पंच मंजू कुंवर के घर में घुस गया और श्वानों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। पैंथर की इस दस्तक से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बारे में गांव के लोगों ने कई बार वन विभाग और प्रशासन को भी जानकारी दी, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक पैंथर को पकड़ने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए। शक्ति सिंह ने बताया कि ये पैंथर कई समय से गांव में आ रहा है, लेकिन पहली बार ये कैमरे में कैद हुआ है। वन विभाग को जल्द से जल्द इसको पकड़ने के लिए कोई प्रयास करना चाहिए, जिससे ग्रामीणों को राहत की सांस मिल सके। बुधवार की रात को हमारे घर पे आधी रात को पैंथर आया। पैंथर ने कुत्तों पे हमला कर दिया। पिछले काफ़ी दिनों से पैंथर हमारे गांव में आतंक मचा रखा है, लेकिन क्या है कि हम उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब बुधवार की रात को जब हमारे घर पे पैंथर आया तो उसका प्रूफ मिल गया, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज लग रहा था, तो उसका प्रूफ आपको मिल गया। पैंथर रात को घर में घुस गया। अभी तो ठीक है, जानवरों पर हमला हो रहा है, मवेशियों पर हमला हो रहा है। हमें डर है कि हम लोगों को कि आने वाले दिनों में कहीं ये पैंथर माना पड़ जाती है, लोगों पर हमला नहीं करते। इसीलिए हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाह रहे हैं, करके इस संदर्भ में कार्रवाई उठाए और पैंथर को कहीं सही उसकी सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। धन्यवाद। उदयपुर शहर की जानी मानी वैदेही प्रीमियम हाउसिंग की पहली वर्षगांठ पर कंपनी द्वारा बम्पर ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें 3 दिनों तक आकर्षक उपहार देने की घोषणा की गई है। यह ऑफर शुक्रवार से ही शुरू हो गया, जो आगामी शनिवार और रविवार को भी रहेगा। इसके तहत फ्लैट बुक कराने पर टीवीएस जुपिटर स्कूटी दी जाएगी। आपको बता दें कि वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जो कि न्यू नवरत्न में स्थित है, जिसका शुभारंभ नीना राठौड़ द्वारा रिबन काटकर किया गया था। वर्षगांठ के मौके पर वैदेही ग्रुप के डायरेक्टर राजकुमार पामेचा और वैदेही पामेचा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी शहरवासियों से इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है। नमस्कार, वैदेही प्रीमियम हाउसिंग की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज 1 साल पूर्ण हो रहे हैं। इस पे हमने बम्पर ऑफर की घोषणा की है। 9, 10 और 11 अक्टूबर को ये बम्पर ऑफर जो हमारे यहाँ फ्लैट बुक कराते हैं 2 BHK, उनको टीवीएस जुपिटर दिया जाएगा। धन्यवाद। कहते हैं सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और इस समय हॉस्पिटल परिसर में अपनी सेवाएं दे रहे योद्धा इस धर्म को बखूबी निभा रहे हैं। जहां चारों तरफ संक्रमण फैलने का खतरा है, वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की देखरेख करने में भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। लेकिन महाराणा भोपाल चिकित्सालय के सभी कर्मचारी दिन रात सेवा कार्य में लगे हुए हैं। उदयपुर में परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट ने इनकी सेवा कार्य को देखते हुए शुक्रवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कैंसर वार्ड के एक्सरे डिपार्टमेंट में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उपरना ओढ़ाते हुए एक प्रशंसा पत्र भी दिया गया। परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट की जया कस्टू ने बताया कि संक्रमण के इस दौर में इन कर्मचारियों ने न सिर्फ शहरवासियों की जान की परवाह की है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार को भी बचाया है। इसी वजह से परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार को करीब 50 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस सम्मान से न सिर्फ इन कर्मचारियों का हौसला अफजाई होगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हमारे रेडियोग्राफर वॉरियर्स द्वारा का सम्मान किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। परमार्थ ट्रस्ट द्वारा हमारे रेडियोग्राफर ने दिन रात
24 घंटे कोविड हॉस्पिटल में और एवं सब जगह पूरे रेडियोनाइज विभाग में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। और आज हमने कोरोना वॉरियर सम्मान यहाँ पे दिया है एमबी हॉस्पिटल के एक्सरे डिपार्टमेंट में। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है जो मतलब दिन रात रोगियों की सेवा कर रहा है, कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी दिन रात ये लगा हुआ है इसी में। और जहाँ अपना परिवार भी हमारा साथ नहीं दे रहा है उस में ये निस्वार्थ और निष्ठापूर्ण पूरी अपने जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है यहाँ पर इनको सम्मानित करने का। बाकी ये जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो तो मतलब हमारे लिए निशब्द है, उनके लिए हमारे कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। लगभग 80 लोगों को किया है, मगर जैसे अभी सबकी ड्यूटी लगी हुई है तो सब अभी भी अपने देखेंगे आपकी आधे लोग हैं और आधे अपने काम में लगे हुए हैं सम्मान छोड़ के। तो अभी जैसे जैसे वो लोग आएंगे वैसे वैसे हम लोग सम्मान करेंगे। लगभग 80 लोगों का सम्मान कर। आज परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा हमारे जो कोरोना वॉरियर्स जो दिन रात लगे हुए पिछले 7-8 महीनों से आप देख रहे को जो कोविड पेंडेमिक चल रही है, उसमें सारे जो कोविड केयर हॉस्पिटल्स है उसमें दिन और रात डे और नाइट ये अपने रेडियोग्राफर्स एक्सरे उस मरीजों के कर रहे हैं और उसमें खुद भी काफ़ी पॉजिटिव होके भी नेगेटिव हुए और उसकी अपने परिवारजनों की परवाह किए बिना वो अपने पूरी ड्यूटी जी जान से लगा के पूरी कर रहे हैं। ये हम इनका सम्मान जो परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट के जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ही हमारे लिए बहुत ही सराहनीय का। लेक सिटी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल के पूर्व कार्यकर्ताओं की ओर से शहर में शुक्रवार से कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए मास्क लगाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर में कई लोगों को मास्क बांटे गए और कोरोना से बचाव के नियम पालन करने की हिदायत दी गई। दहली गेट स्थित शांति आनंदी स्थल से इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके बाद बिना मास्क के राह चलते लोगों और दुकानदारों को मास्क पहनाए गए। कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष गोपाल नागर ने बताया कि शहर में लोगों द्वारा कोरोना से बचाव के नियम जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उसकी कई लोग पालना नहीं कर रहे हैं। शहरवासी पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क के रोजाना देखे जा रहे हैं। वहीं इन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं की जा रही है। कुछ समय पहले प्रदेश के मुख्य सेवक द्वारा भी आगाह किया गया कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। इसी को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को शहर भर में मास्क लगाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोगों को मास्क बांटे गए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खिरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया,
MA, M.Ed, गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 0294294069। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442, 8107392702. Website www.ahaudapur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में आखिरी व चौथे चरण में 3 पंचायत समितियों में चुनाव होने हैं। इसी को लेकर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि सेमारी, सराड़ा और राजसमंद में चुनाव होने जा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वहीं शुक्रवार को मतदान दल प्रशिक्षण पूर्ण कर केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए माकूल व्यवस्था कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए जो कार्यक्रम जारी किया था, उसमें चौथे और आखिरी चरण में उदयपुर जिले में 3 पंचायत समितियां सेमारी, सराड़ा और जयसमंद में कल निर्वाचन होंगे। आज मतदान दल ट्रेनिंग लेकर के अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं और जिला प्रशासन ने माकूल व्यवस्था करी हुई है कि सारे चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों। थैंक यू। डूंगरपुर जिले के कांग्रेस कार्यालय में निकाय और पंचायत के आगामी चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए एसपी कालूराम रावत को लेकर हुई गुटबाजी को लेकर विधायक गणेश गोगरा ने भरी सभा में कहा कि पहले कितने एसपी आए तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। इस बार जब विशेष वर्ग के एसपी को नियुक्त किया गया, क्यों विरोध किया जा रहा है? क्यों जातिवाद के नाम पर उन पर उंगली उठाई जा रही है? प्रदेश के मुखिया ने जो निर्णय लिया उसका हमें स्वागत करना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। वहीं इस पर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि पिछले 2 दिनों से नवनियुक्त एसपी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, वह सरासर गलत है। जैसे जनप्रतिनिधि 36 कौमों का होता है, उसी प्रकार एक आईपीएस अधिकारी भी सभी को साथ लेकर चलने का काम करता है। मैं समझता हूँ कि जिस अधिकारी ने यहाँ पर कभी आया ही नहीं, वो अधिकारी 36 कौमों का होता है। हम भी 36 कौमों को साथ में लेके चलते हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच और विचारधारा यही है कि 36 कौमों का विकास हो, किसी एक कौम का नहीं हो। जिस तरह से यहाँ पर जो 1167 लेकर जो उपद्रव हुआ था, जो आगजनी लूटमार हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। सीएम साहब ने रावत साहब को भेजा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी कोई एसपी आए कभी किसी ने विरोध नहीं किया, और अब की बार ऐसा विरोध करेंगे तो वहाँ पर अशांति फैलेगी। तो हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, और यहाँ पर जो डूंगरपुर वागड़ में टीएसपी एरिया में शांति बनी रहे। जिला पंचायत चुनाव और नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं, खास करके इन मुद्दों पर कांग्रेस कैसे संगठित हो। यहाँ सोशल मीडिया में 2 दिन से कुछ लोग एक आई अधिकारी रावत जी को लेकर के सोशल मीडिया में चला के कांग्रेस के वातावरण खराब किया और पूरे ज़िले में वातावरण दूषित हुआ, और अन्य जो समाज है उनमें भी उन लोगों ने भय का वातावरण पैदा किया। तो आज हम इकट्ठे होकर कहा कि कांग्रेस 36 कौम की नेता है और वो यहाँ विकास का आयाम और शांति प्रदान करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, और सारे कांग्रेस जन के पूरे इकट्ठे हुए यहाँ पर, और इस बात को लेके पूरे जिले को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ अशोक जी गहलोत का राज है, कांग्रेस का राज है, जो हर कौम को साथ लेके चलने का और उनके विकास की जिम्मेदारी और शांति अमन चैन बढ़ाने का काम कांग्रेस जनता है और कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बीटीपी, समानता मंच, कांग्रेस और भाजपा को लेकर कई प्रकार के विवाद चले, मगर दक्षिण राजस्थान को अशांत करने का काम भाजपा के राज में समानता मंच और समानता मंच के अनर्गल बातें करने से उपजे विवाद ने बीजेपी को पैदा किया और एक जातिगत विद्वेष पूरे दक्षिण राजस्थान में चला। आज ये चिंतन का विषय है, पर कुछ लोग इसमें अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जहाँ तक यहाँ 36 कौम वर्षों से शांतपुरी एरिया रह रही है, तो कांग्रेस जनों का ड्यूटी बनती है कि आम लोगों में अमन चैन और शांति का वातावरण बने, और हम चाहते हैं कि भय रहित लोग अपना काम धंधा और बिजनेस करें। यहाँ पर कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जन सबका वोट लेके आए हैं और निश्चित वो सबके साथ रहेंगे, और माननीय गहलोत साहब को कोई समस्या हुई उसको अवगत कराएंगे।
क्या मामला रहा था? बस ये मौके पर जो निर्माण कार्य चल रहा था जिसकी स्वीकृति मांगी गई, तो मौके पर स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी, जिस वजह से उनको शाम को 5 बजे आयुक्त महोदय के समक्ष बुलाया गया है। और उनकी जो पत्रावली है वो बता रहे हैं कि ऑफिस में लगी हुई है, जो ऑन प्रोसेस में है, तो वो शाम को 5 बजे उनको लेके आयुक्त महोदय के समक्ष बुलाया गया है। लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में चलाए जा रहे हरित परिसर अभियान के तहत शुक्रवार को एसआरएम ग्रुप द्वारा वल्लभनगर सहित आसपास के सरकारी विद्यालयों में पौधारोपण किया गया। एसआरएम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हिम्मत सिंह झाला ने बताया कि ग्रुप के चेयरमैन रतन सिंह झाला द्वारा वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के समस्त सरकारी विद्यालय में 51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत शुक्रवार को उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमानिया में भी पौधारोपण किया गया। झाला ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरी विधानसभा के सरकारी विद्यालयों में छायादार व फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है, साथ ही इनकी सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को हुए पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य बाबूलाल कुलमी, व्याख्याता कैलाश मेघवाल, रामेश्वर मेनारिया, जगदीश जाट, प्रदीप बाणावत, प्रफुल्ल जोशी सहित अन्य ग्रामीण व आरएसएम ग्रुप के मेंबर मौजूद रहे। साथ ही इनकी सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को हुए पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य बाबूलाल कुलमी, व्याख्याता कैलाश मेघवाल, रामेश्वर मेनारिया, जगदीश जाट, प्रदीप बाणावत, प्रफुल्ल जोशी सहित अन्य ग्रामीण व एसआरएम ग्रुप के मेंबर मौजूद रहे। रतन सिंह झाला के द्वारा हमारे विद्यालय में प्रांगण में कुछ पौधे भी लगाए गए और इसमें 2 पौधे जो है मुख्य द्वार पर, विद्यालय के मुख्य द्वार पर लगाए गए और ट्री गार्ड भी लगाए गए उनके साथ में। हम विद्यालय परिवार जो है इनका सदा आभारी रहेगा और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको दिन दुना रात चौगुने प्रोग्रेस करें और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान जो देते रहें। कोरोना महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है और अनगिनत लोगों के सपनों को चकनाचूर भी कर दिया। हालत तो ये हो गई है कि शादियों में घोड़ा घोड़ी बग्गी उपलब्ध कराने वाला एक परिवार गुजर बसर के लिए सब्जियां बेचने को मजबूर हो चुका है। कई बार तो पानी पीकर ही रात निकालनी पड़ती है। पेश है हमारे सहयोगी जुगल कलाल की खास रिपोर्ट। शादियों में घोड़ा घोड़ी बग्गियां उपलब्ध कराकर खुद का और घोड़ों का पालन पोषण करने वाला एक परिवार इन दिनों बुकिंग नहीं मिलने से खासा परेशान है। लगभग खत्म हो चुके इस रोजगार से आने वाले समय में भी कोई आस दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में इस परिवार को गुजारा करने के लिए सब्जियां बेचने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि शादियों और अन्य आयोजनों में घोड़े घोड़ियां उपलब्ध कराकर महीने का अच्छा खासा रुपया ये परिवार कमा लेता था, लेकिन अब तो 2 वक्त की रोटी भी समय पर नसीब नहीं हो रही है। लॉकडाउन नहीं था, सब लाख 2 लाख का मेरा घोड़े की इनकम होती थी, काम हो रहे थे, इतने पैसे आ रहे थे। अब इसमें 2 लाख की जगह में तो ऐसे 20,000 बीबी के प्रोग्राम में हमारे के भी शादी भी बंद हो गई है सब, तो कैसे खिलाएंगे, कैसे जिंदगी गुजारेंगे इसको घोड़े को खिला। तो अभी आप किस तरह से घोड़े का पालन पोषण करते हैं? अब जैसे पैसा खरीद के सब ला रहे हैं, घास खरीद के ला रहे हैं और इनको खिलाना पिलाना खान पान भी ला रहे हैं, वो भी दुकान से खरीद के ला रहे हैं। और अब खेती बाड़ी में कोई नहीं है, सब हम हमारे घर से खिला के ला के कर इनकी पूरा कर रहे हैं सब। तो आप जब ये लॉकडाउन लगा इसके बाद आपने क्या नया रोजगार शुरू किया जिससे आपका पेट भर सके और घोड़े का पेट भर सके? कुछ नहीं कर रहा, अब तो ये लारी निकाली है साहब, लारी के लिए सब्जी बेच रहे हैं और ये केले वेले बेच करके और इनको पेट भर रहे हैं और पैसा करके। जैसे कोई शादी विवाह है नहीं, कोई इसमें कोई आवक बंद हो गई साहब। लॉकडाउन के हिसाब में हम जैसे तैसे करके जीवन गुजार रहे हैं, जैसे तैसे करके। 1 2 3। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ है सर। तो ये लॉकडाउन लगा इसके बाद अपना पालन पोषण और घोड़ों का पालन पोषण आप किस तरीके से करते हैं? देखो कि ये अभी क्या कर रहे हैं कि वो 2-3 महीने तो बंद हो गए थे। वैसे कोई खाना वगैरह तो जैसे स्टॉप रखा था घोड़े का, जो विद्यालय में घुमाए थे इसी हिसाब से थोड़ा बहुत रखा था, इसके बाद में ये बंद हो गया। अब लॉकडाउन है सब, शादी विवाह कोई हुई नहीं। अभी ब्याज से 100% से ब्याज लाके घोड़े को जैसे खाना खिला रहे हैं। इसके बाद में वापस लॉकडाउन खुला, इसके बाद में सब्जी की लारी खोली, तो इससे में 200 रुपये के रोज पर कमाते हैं। तो इसमें 100 रुपये का 150 रुपये घोड़े को खाना खिलाते हैं और 50 रुपये घर को परिवार को संभालते हैं। और ये घोड़े 3 घोड़े हैं, हर रोज पर बिल्डेगा इसको 300 रुपया का एक घोड़े का खर्चा है। तो दिन भर का लमसम घोड़े को 3 घोड़े का 900 रुपया खर्चा हो रहा है। और एक ये तो तूफान और ये पवन और वो है बादल, तीनों का घोड़े का बड्डे का खर्चा लमसम एक दिन का 900 रुपया खर्चा हो रहा है इस घोड़े में। अभी कोई कमाई रही नहीं, अब शादी में कोई घुमा नहीं सकते हैं। अभी घोड़े बचपन से आज से 20 30 साल हो गए हैं घोड़े
पापड़ दे ऊपर। अब ये काम शादी नहीं होगी तब तो ये घोड़े कहाँ बेचने के कोई फॉरेन कोई ले ही नहीं सकता। अब लेने के बाद में 10,000 20,000 रुपये कोई देता है, 2 लाख रुपये घोड़े के लागे खरीद से ब्याज से लाए, 2 लाख रुपये घोड़े लाए बिलवाड़े से। अब ये घोड़े कोई देने जाते हैं 20,000 रुपये देता है, कोई 25,000 देता है, कैसे दे सकते सर? जैसे जैसे अभी खाना घोड़े को जिंदा रखते हैं सर। तो ये जब शादी ब्याह चल रहा था तो आपकी कितनी आमदनी हो जाती थी? देखो सर नहीं है कि घोड़े का शादी में जाते 3,000 रुपये 4,000 रुपये करीबन मिल जाते, 2,000 रुपये घोड़े का खर्चा होता, 2,000 रुपये हमारे को मिलते थे। ऐसा हो रहा था। अभी शादी पूरा बंद हो गई, इसके बाद में कोई नहीं मिल रहा है हमारे को। अब शादी के टाइम में था इससे मैंने मिल जाता था, 2-4,000 रुपये बिना घुमाते तो मिल जाता था। इसमें 2,000 रुपये का हमारा घर चलाते थे, 2,000 रुपये घोड़े को खाने के लिए देते थे इसी हिसाब से। और बाकी कोई रहा नहीं सब। अब ये है, अब ये घोड़े कहाँ छोड़ दे? अब छोड़ सकते नहीं। अब ये घोड़े इतने महंगे लाए हैं और खाना पीना सब कुछ भी होगा तो भी हम मजदूरी करके भी घोड़े को खाना खिला रहे हैं। अभी डूंगरपुर जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर थाना गांव में रहने वाले 3 भाई जो शादी या अन्य समारोह में घोड़े घोड़ियां उपलब्ध कराकर परिवार के 36 लोगों का पालन पोषण करते थे, लेकिन जब से कोरोना काल आया है तब से मानो इनके व्यापार को ग्रहण लग गया और इस परिवार की कमर पूरी तरह से टूट गई। अश्वपालक दशरथ ढोली ने बताया कि एक घोड़े का दिन का खर्चा 300 से 400 रुपए होता है। ऐसे में आयोजन नहीं होने से घोड़े का खर्च और परिवार का खर्च निकालना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे हालातों में ये अपने अश्व भी बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में खुद का और अश्वों का लालन पालन करने के लिए सब्जियां बेचनी पड़ रही है। इसमें बमुश्किल ही 200 या 300 रुपए का फायदा दिन में होता है, लेकिन इतने से पैसों से अश्वों और परिवार का खर्चा निकालना काफी मुश्किल हो गया है। जहां एक तरफ कोरोना काल लग चुका है, वहां से कोरोना काल लगने से कई लोग बेरोजगार हो गए, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादियों में अपना घोड़ा बेचकर अपना रोजगार और पालन पोषण करते थे। वहीं जब से कोरोना काल लगा है तो शादियां बंद हो चुकी हैं, तो ऐसे में जो घोड़ा संचालक हैं उनका रोजगार पूरी तरह ठप हो चुका है और घोड़ों का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में उन्होंने कहीं पर सब्जियों की लारियां तो कहीं छोटी मोटी दुकान कर अपना घर बार चला रहे हैं और घोड़ों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं जो घोड़ा का जो खाने का जो खर्च होता है दिन का 400 से 500 रुपया होता है। ऐसे में उनके सामने कई दिक्कतें आ रही हैं और खुद का पालन पोषण करना और घोड़ों का पालन पोषण करना काफी बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। ऐसे में अब देखने की बात यह होगी क्या प्रशासन इनको लेकर क्या कुछ पैकेज निकालेगा और किस तरह से उनको राहत पहुंचाएगा, किस तरह से ये लोग उसी तरह जिस तरह अपनी पटरी पर वापस किस तरह से लौटेंगे, ये एक सवाल खड़ा होता है। आखिर अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इनको किस तरह से राहत पहुंचाता है। रीट परीक्षा 2018 में अनारक्षित पदों पर नियुक्ति को लेकर उदयपुर डूंगरपुर जिले की सीमाओं पर हुए उपद्रव को लेकर पुलिस इन दिनों आरोपियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी में लगी हुई है। दोवड़ा थाना पुलिस ने रणसागर के पास उपद्रव मचाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं सदर थाने ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपद्रव के दौरान शराब की दुकान लूटने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे लूट की शराब खरीदने वाले आरोपी के मकान पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां से 108 क्वार्टर और 22 बोतल शराब जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। संभाग के डूंगरपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने एक दिन काम नहीं करके देश में बेटियों और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के बैनर तले हाथरस और देश के अन्य भागों में महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से आक्रोशित वाल्मीकि समाज और नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने एक दिन का कार्य बहिष्कार करते हुए ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधान सेवक से हाथरस पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा राशि देने के साथ परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसी मांग की। आज हमने समस्त वाल्मीकि समाज ने एवं नगर परिषद सफाई कर्मचारी ने जो उत्तर प्रदेश हाथरस में जो कांड हुआ है, गैंगरेप कर उसकी हत्या करने के देश के विभिन्न स्थानों में जो हत्याएं हो रही और रेप हो रहे हैं, उसके विरोध में हमने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार कर पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और आज सफाई कार्य बहिष्कार किया गया है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नगर निगम क्षेत्र से गोवंश को शिफ्ट करने का दिया तुगलकी फरमान, पशुपेश में गौपालक, घर बदले या व्यापार, असमंजस बरकरार, मौन जनप्रतिनिधि। सराफा एसोसिएशन ने भी दिखाई सकती, ज्वेलरी शॉप्स पर लगाए नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर। कोरोना काल एसोसिएशन ने दिए कई समाजोपयोगी काम। पूर्व पार्षद और समाज सेवी अजय पोरवाल ने की प्लाज्मा दान की घोषणा, आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा मुहिम की हो रही है चौतरफा प्रशंसा।
और कोरोना में खत्म हो पुश्तैनी व्यापार तो बेचनी पड़ रही है सब्जियां, कमाई नहीं होने पर पानी पीकर भूख मिटा रहा है एक कुंबा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।